तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज ये हमारी CUET PG एमएड एंट्रेंस थ्योरी की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास ले लिया है और वो 2 क्लास हमारी थी। पहली थी साइकोलॉजी के ऊपर और दूसरी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर। तो हम ये जान चुके हैं कि साइकोलॉजी क्या होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मीनिंग, नेचर क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी मीनिंग, नेचर, फंक्शंस को हम देख चुके हैं। और देन आज हम लोग तीसरी क्लास में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का हिंदी में अर्थ होता है मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करने की बात कही कि मनोविज्ञान के अंदर हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक आए उनके अलग अलग मत थे। किसी ने कहा मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन करना चाहिए, किसी ने कहा मनोविज्ञान में मन का अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो अलग अलग धारणाएं बनी, इसी को हम कहते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय। कुछ अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हैं जिनकी धारणाएं अलग हैं। प्रत्येक के संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ आपको समझना है। देखिए, मनोविज्ञान के टोटल संप्रदाय कितने हैं, इसको याद करने के लिए आपके पास एक निमोनिक है जिसे कि आप याद करके रख सकते हैं। वो है आपका SFBPHGCC। ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने के लिए। अगर आप ये कुछ वर्ड याद कर लेते हैं तो आपको मनोविज्ञान के जो टोटल संप्रदाय हैं उसका नाम आपके दिमाग में याद हो जाएगा। SFBPHGCC। अगर इसको आप कहावत के रूप में याद करना चाहते हैं तो कहावत तो बहुत ही, कह लीजिए, सड़ा गला है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन भाई याद करना है हमें, तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो याद कर लीजिएगा। कहावत है, सोम्या फूलकर बाबू पास, हंसी घुली कैट कैट। कैट कैट का अर्थ होता है, कैट का अर्थ होता है बिल्ली, लेकिन यहाँ हम कैट का अर्थ बल्ले निकालेंगे। ठीक, तो सोम्या एक लड़की है जो फूल जाती है और अपने बाबू के पास जाकर हंसती है, घुल मिल जाती है और उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है फिर। ठीक, शादी ब्याह कुछ भी हो जाता होगा, हमको उससे लेना देना नहीं, हमको तो याद करना है। तो सोम्या फूलकर बाबू पास, हंसी घुली कैट कैट। सोम्या से आपका यस, फूलकर से आपका यफ, बाबू से आपका बी, पास से आपका पी, हंसी से आपका एच, घुली से आपका जी और सीसी से आपका कैट कैट। ठीक, तो सोम्या फूलकर बाबू पास, हंसी घुली कैट कैट। अब इन सब का आप फुल फॉर्म भी देख लीजिए। यस यानी क्या? स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। एफ का मतलब हो जाएगा फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। पी का अर्थ हो जाएगा, इसके बाद बी है आपका, बी का आपका हो जाएगा बिहेवियरिज्म, जिसको हम व्यवहारवाद बोलते हैं। फिर पी है, पी का आपका हो जाएगा साइको एनालिटिकल यानी मनोविश्लेषणवाद। और फिर इसके बाद एच का आपका हो जाएगा, एच आपका यहाँ है, देखिए, ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। और इसके बाद आपका जी है, जी का गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्टवाद। और डबल सी का क्या हो जाएगा? एक सी आपका हो जाएगा कॉग्निटिविज्म यानी कि संज्ञानवाद। और एक सी का हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। तो रचनावाद और संरचनावाद दोनों अलग अलग हैं। संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद। तो ये आपको टोटल 8 वर्ड याद करके रखने हैं। SFBPHGCC, सोम्या फूलकर बाबू पास, हंसी घुली कैट कैट। एस से स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद, एफ से फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद, बी से बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, और इसके बाद पी से साइको एनालिटिकल मनोविश्लेषणवाद, एच से ह्यूमनिज्म मानवतावाद, और जी से आपका गेस्टाल्टिज्म गेस्टाल्टवाद, सी से आपका कॉग्निटिविज्म संज्ञानवाद, एक सी से आपका कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद। तो इतना आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में इन सबको जान लेते हैं। ठीक, पहला है आपका स्ट्रक्चरलिज्म, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संरचनावाद। आपसे यदि एग्जाम में पूछता है कि इसके जनक कौन हैं, तो इसके जनक आप विलियम वुंट को बता सकते हैं।
अगर ऑप्शन में विलियम वुंट नहीं है तो आप ईबी टिचनर को भी लगा सकते हैं। ईबी टिचनर आपके विलियम वुंट के क्या थे, शिष्य थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ईबी टिचनर ने ही संरचनावाद नाम दिया था। बेशक सबसे ज़्यादा काम संरचनावाद पे विलियम वुंट ने किया था, लेकिन संरचनावाद नाम किसने दिया था, ईबी टिचनर ने। तो ऑप्शन में जो रहेगा आप उसको टिक लगाइएगा। विलियम वुंट जो थे वे वॉलेंटियरिज्म स्कूल्स ऑफ थॉट्स से भी आते हैं, एक और थॉट्स है इनकी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में पूछ दिया वॉलेंटियरिज्म ऑफ थॉट्स के से संबंधित कौन है तो आप विलियम वुंट को टिक लगा देंगे। और अगर आपसे पूछता है स्ट्रक्चरलिज्म के जनक कौन है तो भी आप विलियम वुंट को टिक लगाएंगे, यदि ऑप्शन में आपका ईबी टिचनर नहीं है तो। और अगर ऑप्शन में आपका विलियम वुंट नहीं है, ईबी टिचनर है, तो आप ईबी टिचनर को लगाएंगे। वो ऑप्शन के अनुसार आप मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक। ये मन की संरचना पे फोकस करता है। मन यानी मस्तिष्क, वो दिखता कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका फंक्शन क्या है, नहीं फंक्शन नहीं, वो दिखता कैसा है, उसके रूप क्या है, किन किन पार्ट से मन बना हुआ है, कहाँ पे स्थित है, ये सारी चीज़ें, ठीक। मन की संरचना यानी स्ट्रक्चर पे फोकस करता है। ये मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय संरचनावाद है। मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है। जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे मन में मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसको बेसिक फॉर्म में तोड़ने का कार्य संरचनावाद ने किया। कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पार्ट क्या है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का, बेसिक फॉर्म में तोड़ने का काम संरचनावाद ने किया। जो मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हैं हमारे दिमाग में, जो मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उसकी संरचना कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस उद्दीपक को देख के, किस स्टिमुलस को देख के हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कैसी सेंसेशन यानी संवेदना उत्पन्न होती है, यानी किसी स्टिमुलस को देख के हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं और उस रिस्पॉन्स से हमारे मस्तिष्क में कैसा सेंसेशन उत्पन्न होता है, इस चीज़ का अध्ययन आपका संरचनावाद करता है। यानी ये मानसिक प्रक्रियाओं के स्ट्रक्चर का अध्ययन करता है ये संप्रदाय। और इस संप्रदाय के जनक विलियम वुंट और ईबी टिचनर माने जाते हैं। मन को चेतना से समझेंगे, इन्होंने कहा। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे मन में चेतना उपलब्ध है, जो कॉन्शियस उपलब्ध है, जो कॉन्शियस अवस्था में हम कार्य करते हैं, तो उसके द्वारा हम मन को समझेंगे। यानी मन का अध्ययन हम चेतना के द्वारा करेंगे। तो जब मन का अध्ययन हम चेतना के द्वारा करेंगे तो चेतना की संरचना को समझना पड़ेगा कि कॉन्शियस का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चेतना की संरचना को समझने का इस संप्रदाय ने प्रयास किया। अब चेतना का अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक मेथड का निर्माण किया और ये मेथड का क्या नाम है, अंतः दर्शन। यहाँ पे कर लीजिएगा, अंतः दर्शन। अंतः दर्शन विधि से किया जा सकता है। चेतना का अध्ययन अंतः दर्शन विधि से किया जा सकता है। इंग्लिश में इस मेथड को बोलते हैं इंट्रास्पेक्शन मेथड। ये साइकोलॉजी की सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव मेथड भी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मनोविज्ञान का सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन है तो आपको टिक लगाना है इंट्रास्पेक्शन मेथड पे। अगर आपसे पूछता है मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव मेथड कौन है तो आपको टिक लगाना है इंट्रास्पेक्शन मेथड पे। अब समझिए, ये जो चेतना का अध्ययन करने के लिए इस संप्रदाय ने इंट्रास्पेक्शन मेथड दिया, अंतः दर्शन। यानी हम खुद का संज्ञान लेंगे, अपने खुद के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि चेतना क्या है, चेतना का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसकी आलोचना की गई। इसकी आलोचना में क्या है, यह विधि कम वैज्ञानिक है क्योंकि यह व्यक्तिपरक है। भाई हम खुद से अपने चेतना का अध्ययन कर रहे हैं तो ये साइंटिफिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत भाव में बह सकते हैं। हम सब्जेक्टिविटी के आधार पे जो भी कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, जो भी रिपोर्ट देंगे वो तो हमारे व्यक्तिपरक होगा। तो ये कम वैज्ञानिक है। एक उद्दीपक के प्रति विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया, कि ये कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि अगर आप एक स्टिमुलस रख दें और वहाँ पे 4 व्यक्तियों को रख दें तो जो चारों व्यक्ति होंगे वो अलग अलग रिस्पॉन्स करेंगे उस स्टिमुलस के प्रति। तो ऐसे में ये मेथड और गलत साबित हो जाता है कि भाई हमने जो कॉन्सेप्ट तैयार किया था, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा, कि भाई हमने, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, कि भाई जो हमने
हमने जो कॉन्सेप्ट तैयार किया था वो वैसा ही सभी लोग कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे उस स्टिमुलस के प्रति। ये चीज़ें इस चीज़ की गारंटी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल से आप इस कथन को समझ सकते हैं कि एक उद्दीपक के प्रति विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया। एक कलर को रख दिया गया, एक कलर को रख दिया गया और 4 लोगों ने उस कलर को देखा लेकिन अलग अलग बातें बताई। जो कलर के बारे में बातें बताई वो अलग अलग थी, वो सेम नहीं थी, जो कि चीज़ सही नहीं है। भाई अगर हमने रेड कलर रख दिया तो सब लोग बोलते कि ये रेड ही कलर है, तब तो माना जाता है कि भाई ये मेथड पूरी काम कर रही है। लेकिन हमने कलर रखा तो जो 4 लोग थे, किसी ने रेड बोला, किसी ने येलो बोला, किसी ने ग्रीन बोला, अलग अलग बोला अपने समझ के अनुसार। तो ये चीज़ है कि ये व्यक्तिपरक विधि है। इसमें अगर हम अपने चेतना का अध्ययन करते हैं खुद से तो हमारी धारणाएं अलग हो सकती हैं, किसी और की धारणाएं अलग हो सकती हैं। तो ये विधि ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। बच्चे और जानवर इस मेथड को प्रयोग ही नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे और जानवर के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपना एनालिसिस कर सकें, सेल्फ एनालिसिस कर सकें। तो ये चीज़ है, ठीक। इसके बाद जो जटिल मुद्दे हैं जैसे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, एक कॉम्प्लेक्स आपका टॉपिक है, मस्तिष्क विकार, मेंटल डिसऑर्डर जैसे चीज़ों का अध्ययन इस मेथड से करना मुमकिन नहीं है। भाई छोटा मोटा हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, चीज़ों को कैसे याद कर रहे हैं, ये जो थोड़ा बहुत है जो हमारा मेंटल प्रोसेस है उसका स्ट्रक्चर समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पर्सनालिटी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, मेंटल डिसऑर्डर जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इस मेथड के द्वारा हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें आपका स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद के से संबंधित है और उसमें बोली गई थी। इसके बाद जो दूसरा संप्रदाय या मनोवैज्ञानिक में है वो है फंक्शनलिज्म, यानी जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रकार्यवाद। अब ये नाम से ही स्पष्ट है फंक्शन, तो ये फंक्शन की बात कर रहा होगा, ये संरचना की बात नहीं करेगा। तो देखिए फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद के जो जनक थे विलियम जेम्स और जॉन डीवी को बोला जाता है। जो पहले नाम आएगा जनक में आप उसी को याद रखेंगे, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद वाला आप टिक लगा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी जॉन डीवी इसके समर्थक थे क्योंकि वो भी एक्टिविटी की बात करते थे, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते थे, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके जनक विलियम जेम्स, समर्थक जॉन डीवी थे। ये संरचना की अपेक्षा फंक्शन या कार्य पर फोकस करता है। ये क्या बोलता है कि छोड़ो मस्तिष्क का, मन का क्या संरचना है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, फंक्शन कैसे करता है, ये कार्य कैसे करता है, हम तो इसका अध्ययन करेंगे। तो इसी के आधार पे इस संप्रदाय का नाम फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद हुआ। जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनक से पूछे जाते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है उससे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सेब है, ये सेब दिखता कैसा है, इसका रंग क्या है, इसका स्वाद कैसा है, ये सारी चीज़ें तो हो गई स्ट्रक्चर से संबंधित। लेकिन एक और उदाहरण ले लेते हैं, पेन, पेन दिखता कैसा है, पेन का रंग क्या है, पेन चलता कैसा है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर से संबंधित हो गई। लेकिन ये कार्य क्या करता है, पेन का उद्देश्य क्या है, सेब कार्य क्या करता है, सेब का उद्देश्य क्या है, सेब हमारी भूख को मिटाता है, इसका उद्देश्य है। तो ये क्या संरचना की अपेक्षा इस संप्रदाय ने फंक्शंस पे फोकस किया कि हम ये कार्य क्या करता है मस्तिष्क हमारा, हम उसका अध्ययन करेंगे। अब इसमें एक और बातें हैं, 2 बातें देख लीजिए। मस्तिष्क फंक्शन कैसे करता है, मानव को उसके पर्यावरण के साथ समायोजन करने में। एक मानव है वो अपने पर्यावरण से समायोजन करना चाहता है, अपने इन्वायरमेंट से समायोजन करना चाहता है, एडजस्टमेंट करना चाहता है। तो जो उसका मस्तिष्क है वो कैसे फंक्शन करता है एक मानव को उसके पर्यावरण के साथ समायोजन कराने में। इसके बाद देखिए ये चेतना फंक्शंस कैसे करता है, कॉन्शसनेस फंक्शंस कैसे करता है, इसका पर्पज क्या है, इस चीज़ का भी अध्ययन प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म ने अध्ययन करने का प्रयास किया। इसके बाद जो अगला संप्रदाय मनोविज्ञान का आया वो है बिहेवियरिज्म, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद। इसके जनक आपके जॉन वाटसन हैं, जो कि 19वीं शताब्दी में बोले थे कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। इसके समर्थक जो हैं वो बीएफ स्किनर, पावलाव, टोलमैन, क्लार्क हल, थार्नडाइक इत्यादि और भी बहुत सारे हैं, जो नाम यहाँ पे आपको बता दिया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में यदि आता है तो आपको वहाँ पे आंसर करना है। मनोविज्ञान देखिए
इससे पहले जो दो संप्रदाय हमारे मनोविज्ञान के हैं, उन्होंने बोला कि मस्तिष्क के स्ट्रक्चर का अध्ययन करना पड़ेगा अगर मनोविज्ञान का अध्ययन करना है तो। और इसके बाद फंक्शनलिज्म आया, वो बोला मस्तिष्क के स्ट्रक्चर नहीं, हम तो फंक्शन का अध्ययन करेंगे, ये कार्य क्या करता है। इसके बाद जो बिहेवियरिज्म आया, व्यवहारवादी जब आए, तो उन्होंने क्या बोला, मनोविज्ञान को स्टडी बताया व्यवहार और उद्दीपक के प्रति क्रिया का। उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बताया कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग क्या है, उसका अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। तो मानव का व्यवहार क्या है स्टिमुलस के प्रति, इस चीज़ का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट भी है जो आपको याद रखनी है, स्टिमुलस इज स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ से आपको स्टेटमेंट यहाँ से है, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि व्यवहार का अध्ययन करना इसके अंतर्गत आता है, और एक स्टिमुलस को देख के उसके प्रति हम रिस्पॉन्स क्या करते हैं उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करना होता है। फिर इसके बाद इसमें क्या है, मन को चेतना को कैसे मेजर करें। लेकिन देखिए, मन को या चेतना को, माइंड को या कॉन्शसनेस को मेजर करना इम्पॉसिबल है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन व्यवहारवादी क्या बोलते हैं कि व्यवहार का तो मेजर किया जा सकता है भाई, मन को हम मेजर नहीं कर सकते, चेतना को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहार का ठीक ठीक मापन हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। ये व्यवहार के उस पक्ष पे फोकस करते हैं जिसे मापा जा सकता है। व्यवहार के हर पक्ष को नहीं मापा जा सकता, लेकिन अनेक पक्ष होते हैं जिनको मापा जा सकता है। तो ये व्यवहार के उस पक्ष पे फोकस करते हैं जिसका मेजर किया जा सके। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई चोरी किया, तो ये क्या बोलते हैं कि उसके मन में क्या था, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसने क्या चुराया, कैसे चुराया, हम तो इसका अध्ययन करेंगे, उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, हमको उसके मन से लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की बात जो करते थे वो व्यवहारवादी थे। इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको देखना है। हम मन को नहीं देख सकते, ये अमूर्त चीज़ है मन, हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि लोग व्यवहार क्या करते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, तो हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवादी आनुवांशिकता को कम महत्व देते हैं, हेरेडिटरी को कम महत्व देते हैं, इन्वायरमेंट की अपेक्षा। व्यवहारवादी जो हैं वो पर्यावरण को ज़्यादा महत्व देते हैं, इन्वायरमेंट को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने में इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। भाई, मानव का व्यवहार उसी तरीके से गठित होगा, मानव उसी प्रकार का बिहेवियर करेगा जिस प्रकार का उसके पास में इन्वायरमेंट है। जैसे पर्यावरण में मानव रहता है, मानव उसी प्रकार का व्यवहार करता है। आप देखे होंगे, यदि आप किसी मुस्लिम समुदाय में पैदा हुए हैं, किसी आप मुस्लिम समुदाय के बीच में पले बड़े हैं, तो आपकी जो संस्कृति होगी वो इस्लामिक होगी। आप किसी से अभिवादन भी करेंगे तो उनके भाषा में करेंगे, वालेकुम सलाम इस टाइप से जो करते हैं। अगर आप हिंदू समुदाय में पैदा हुए हैं, किसी हिंदू संस्कृति में आप पले बड़े हैं, तो आप किसी से अभिवादन करेंगे तो कहेंगे नमस्ते, प्रणाम, इस तरीके से। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि मानव का जो व्यवहार है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कि वो इन्वायरमेंट में पैदा होता है या जिस प्रकार के इन्वायरमेंट के बीच में वो रहता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि मानव का जो बिहेवियर है वो उसको कंट्रोल करने में इन्वायरमेंट का महत्वपूर्ण रोल होता है। 1912 में वाटसन के तरफ से एक स्टेटमेंट आया जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। उन्होंने बोला, मुझे दर्जन भर बच्चे दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि मुझे दर्जन भर बच्चे दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, जैसे कि चोर, डॉक्टर, सिपाही या कुछ भी अन्य। लेकिन वो क्या बोलते हैं, मुझे दर्जन भर बच्चे जैसे जन्म होते हैं दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना के दिखा दूंगा। मैं उनको वैसे वातावरण में रखूंगा, उसे चोर बनाना है तो चोर वाले वातावरण में रखूंगा, गुंडों के बीच में रखूंगा। यदि डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर कर्मियों के बीच में रखूंगा। सिपाही बनाना है तो बचपन से मैं उन्हें देशभक्ति की चीज़ें बताऊँगा और वीरता की चीज़ें बताऊँगा जिससे वो सिपाही बनेंगे। तो इनका मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे ये था कि भैया हम जैसा बच्चे को इन्वायरमेंट देते हैं, बच्चा उसी प्रकार का बड़ा होकर बनता है या उसका व्यवहार उसी प्रकार का बड़ा होने पे दिखता है। इसके बाद जो चौथा संप्रदाय है मनोविज्ञान का वो है साइको एनालिटिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद। इसके जनक की बात किया जाए तो सिगमंड फ्रायड को इसका जनक बोला जाता है।
और इसके समर्थक में यदि आप देखेंगे तो सीजी युंग, आलपोर्ट और भी आते हैं, ये नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने मस्तिष्क के प्रकार बताए कि मन के प्रकार कितने होते हैं। इन्होंने बोला हमारा व्यवहार अचेतन मन से नियंत्रित या ड्राइव होता है। तो ये क्या बोले कि जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा बिहेवियर है, वो चेतन मन से नहीं, अचेतन अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? जो हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं, जिनका जो बाहर नहीं आई होती हैं, हमारे अंदर होती हैं, उनको हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये चीज है, ठीक। देखिए, माइंड के 3 महत्वपूर्ण टर्म हैं, इन्होंने बताया, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो जब इनकी थ्योरी हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे ईड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। इसके बाद हमारे व्यवहार के ज़्यादातर पहलू अचेतन मन से प्रभावित होते हैं, ऐसा किसने बोला? ऐसा आपके मनोविश्लेषणवाद ने बोला कि हमारे व्यवहार के जो ज़्यादातर पहलू हैं वो अनकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होते हैं। इन्होंने सपनों यानी ड्रीम एनालिसिस पर फोकस किया। लोगों की जुबान क्यों फिसलती है, मिस प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया। लोग भूलते क्यों हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत अध्ययन किया गया। फिर इसके बाद मानव के अभिप्रेरित होने का कारण अचेतन इच्छाएं हैं। मानव जो मोटिवेट हो जाता है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, एक्साइटमेंट उसके अंदर आ जाती है, उसका जो कारण बताया अचेतन इच्छाओं को बताया, अनकॉन्शियस डिजायर को बताया। उनके सुख की प्राप्ति से उनको जोड़ा कि मानव की जो अचेतन इच्छाएं हैं वो अभिप्रेरित हो जाता है, तो उनके सुख की प्राप्ति से सेक्सुअल डिजायर के कारण वो बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित हो जाता है। तो किसी ने यदि सबसे ज़्यादा सेक्स से संबंधित बातें की तो वो सिगमंड फ्राइड ही थे। हालांकि उनका इंटेंशन आप किसी भी अलग अलग रेफरेंस में ले सकते हैं, तो उससे चलिए हमको उतना यहाँ पे डीप में नहीं जाना है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि मन के प्रकार का अध्ययन मनोविश्लेषण बाद में किया गया, यानी कि इसमें चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन का अध्ययन किया गया, ईगो, सुपर ईगो का अध्ययन किया गया। अगला जो मनोविज्ञान का संप्रदाय है वो है ह्यूमनिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानवतावाद। इसके जो जनक हैं वो आपके कार्ल रोजर्स हैं, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म या फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक आप जो बोल सकते हैं। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म जो है मानवतावाद के जनक, वो कार्ल रोजर्स हैं। स्पिरिचुअल फादर, आध्यात्मिक पिता, इसके आप अब्राहम मैस्लो को बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? अब्राहम मैस्लो को आध्यात्मिक पिता आप मानवतावाद के बोल सकते हैं। लेकिन इसके जो पहले पिता हैं और जेन्युइन पिता हैं वो हैं आपके कार्ल रोजर्स, ठीक। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चाहता क्या है, उसकी मुक्त इच्छा क्या है, फ्रीडम विल क्या है उसकी, सेल्फ ग्रोथ वो कैसे कर सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो कैसे कर सकता है, इन सभी चीज़ों पे फोकस कौन करता है? ह्यूमनिज्म वाले करते हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक। कि व्यक्ति समानता और समता के आधार पर अपने जीवन को कैसे जी सकता है, उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, वो खुद से अपना विकास कैसे कर सकता है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति कैसे कर सकता है, यानी अपने व्यक्तित्व के बेहतर संस्करण तक वो कैसे जा सकता है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी में किया गया। इसका फोकस इस पर है कि मानवतावादी होने के नाते लोगों की मदद की जाए, उनको बेहतर से बेहतर जीवन जीने के लिए कॉन्सेप्ट दिए जाएं, उनके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी वो बेहतर संस्करण तक कैसे जा सकते हैं, बेहतर से बेहतर व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, हाईएस्ट पोटेंशियल उनके अंदर कैसे आ सकता है, इस चीज़ में हमें मदद करना है। ये कौन बोलते हैं? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, ठीक। लोग खुश रहें, संतोषजनक जीवन प्राप्त हो लोगों को, इस पर फोकस किया मानवतावादी ने। मानवतावादी का आप ऐसे ही अर्थ समझ सकते हैं जो इंसानियत को लेकर चलते हों। इसके बाद जो मनोविज्ञान का अगला संप्रदाय है वो है आपका गेस्टाल्टिज्म यानी गेस्टाल्टवाद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। जब आप लर्निंग की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें 2 संप्रदाय आपको मिलेंगी, इसीलिए मैं आपको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। एक आपको व्यवहारवाद और दूसरा आपको गेस्टाल्टवाद।
जब हम लर्निंग की थ्योरी पढ़ेंगे तो ये दो संप्रदाय से ही संबंधित लर्निंग की थ्योरी आई हैं, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद। तो अभी आप इसको पढ़ ले रहे हैं, तो जब लर्निंग की थ्योरी हम पढ़ेंगे तो और अच्छा हम समझेंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो जर्मनी के वर्दीमर हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्थाइमर, ठीक ना। ये इनके जनक माने जाते हैं। ये आपका CUET PG एमएड एंट्रेंस 2023 में पूछा भी गया था। इसके समर्थक या इस पर थोड़ा बहुत जिन्होंने काम किया है, या इसके वर्दीमर या वर्थाइमर के जो सहायक थे वो कोहलर थे, कोफका थे, कर्ट लेविन थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। आप अपने थॉट्स एंड बिहेवियर को तोड़ के देख रहे हैं भाई, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे व्यवहार हैं, उसको हम तोड़ के देख रहे हैं। हम उससे संपूर्ण रूप में हमें देखना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो बिहेवियर हैं, उसको हमें तोड़ के नहीं देखना चाहिए, पार्ट पार्ट करके नहीं देखना चाहिए। हमें उसको एज अ होल देखना चाहिए, उसे संपूर्ण रूप में देखना चाहिए, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे बिहेवियर हैं। तो जो गेस्टाल्टवाद है वो समग्रता की बात करता है, होल की बात करता है। गेस्टाल्ट का अर्थ भी क्या है? होल यानी समग्रता, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये समग्रता पर फोकस करते हैं, एज अ होल। कोई भी चीज़ है उसको हम होल देखेंगे। अगर हमें अपने थॉट्स बिहेवियर का अध्ययन करना है तो उसको हम होल रूप में देखेंगे। और ये भी बोलते हैं कि होल बेहतर होता है पार्ट की अपेक्षा। किसी चीज़ को हम पार्ट में देख रहे हैं तो उसका मीनिंग हम नहीं समझ सकते, लेकिन यदि उसी चीज़ को हम होल में देख रहे हैं तो उसका मीनिंग हमको ईजिली समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं। अगर हमने आपको ये पार्ट पार्ट बना दिया तो आप क्या समझेंगे? ये 3 बिंदु हैं, लेकिन इसी को हम एक गोला मार दिए तो आप समझ जाएंगे अरे ये तो मानव के दिमाग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मानव की दिमाग की बात हो रही है। तो पार्ट में आप किसी चीज़ का मीनिंग नहीं समझ सकते, लेकिन वही चीज़ यदि होल में है तो आप उसका मीनिंग जल्दी समझ सकते हैं। ये कौन बोलते हैं? गेस्टाल्टवादी बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जो होल है, किसी चीज़ को अगर हम एज अ होल देखते हैं, कैसे देखते हैं? एज अ होल देखते हैं तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा हमारे लिए। परसेप्शन की बात गेस्टाल्टवाद के ही अंदर की जाती है। तो यदि परसेप्शन से जुड़ा क्वेश्चंस आता है और पूछा जाता है कि ये किस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से संबंधित है, तो आपको बोलना है गेस्टाल्टवाद। क्रिएटिविटी की बात भी इसी में की जाती है, कुछ नया करने की बात, ठीक। इसके बाद जो मनोविज्ञान का अगला संप्रदाय है वो है आपका कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, या इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिविज्म, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं संज्ञानवाद, ठीक। ये संज्ञान से संबंधित है। तो संज्ञान की बात किस में की जाती है? संज्ञान की बात आपका संज्ञान पे काम थोड़ा बहुत कोहलर किए थे। किसने किया था? कोहलर किए थे। तो आपका इसमें देखना है सभी मानसिक प्रक्रियाएं इससे संबंधित हैं। जो कॉग्निटिविज्म है आपका या कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, जितने भी प्रकार के मेंटल प्रोसेस हैं उसका अध्ययन करती है। गेस्टाल्टवाद इससे अभिप्रेरित था। जो गेस्टाल्टवादी थे वो संज्ञानवाद से मोटिवेटेड थे और इसके कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने अपने गेस्टाल्टवाद में अप्लाई किया हुआ है। जब आप लर्निंग की थ्योरी पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे। थिंकिंग, हम सोचते कैसे हैं। अंडरस्टैंडिंग, हम समझते कैसे हैं। मेमोराइजिंग, हम याद कैसे करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम समस्या समाधान कैसे करते हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया गया है और ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यदि आपको याद करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, TUMP, टम्प, ठीक, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसमें मन या दिमाग की तुलना कंप्यूटर से की गई है। यदि आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिया है कि किस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में मन या दिमाग की तुलना कंप्यूटर से की गई है, तो आपको बताना है कि संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में मन या दिमाग की तुलना कंप्यूटर से की गई है। वैसे तो इसके कोई फादर नहीं हैं, लेकिन यदि आपसे पूछे कि इसके फादर कौन हैं, तो आप पहले नंबर पे मिलर को बताएंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया था। और इसके बाद आप ब्रूनर को भी बता सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो रहेगा ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर या फिर मिलर, दोनों में से आप किसी को लगा सकते हैं। और 1960 में इन्होंने संज्ञानवाद पे काम करना शुरू किया था, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें दिमाग की तुलना कंप्यूटर से क्यों की गई है, ये चीज़ आपको समझना है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, जो तथ्य है,
कंप्यूटर की तरह ही हम भी उस पे काम करते हैं और कंप्यूटर भी सेम उसी तरह काम करता है। यानी हम इंफॉर्मेशन पे कैसे काम करते हैं और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन पे कैसे काम करता है, दोनों के प्रोसेसेस क्या होते हैं वो सेम ही होते हैं। हम भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उस पर सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, फिर उसको ज़रूरत पड़ने पे याद करते हैं। कंप्यूटर भी सेम उसी प्रकार वर्क कर लेता है। तो इसलिए दिमाग की तुलना किससे की गई है? कंप्यूटर से की गई है। इसके बाद जो मनोविज्ञान का अंतिम संप्रदाय है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, या हिंदी में उसको हम बोलेंगे रचनावाद। ठीक, इसके जो जनक हैं वो पियाजे हैं और वाइगोस्की हैं। ब्रूनर भी इस पे काम किए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एनसीएफ इसी पे बेस्ड है। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारा 2005 है, 2009 है, वो दोनों इसी पे बेस्ड है। बच्चा एक्टिविटी नॉलेज को बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। बच्चे में यदि सक्रियता है, बच्चा कक्षा में सक्रिय है, तो भी वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, नॉलेज का निर्माण करेगा। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा रचनावादी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं। अर्थात बच्चे को आप यदि एक्टिविटी करने का मौका देंगे तो वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, नॉलेज का निर्माण करेगा अपने संज्ञान के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से। ऐसा कौन बोलते हैं? पियाजे बोलते हैं। ये पियाजे का स्टेटमेंट है जो आधार है आपके कंस्ट्रक्टिविज्म का। उसके बाद क्या बोला जाता है? प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को फाउंडेशन के रूप में यूज किया जाना चाहिए, न्यू के रूप में यूज किया जाना चाहिए। यदि बच्चे को हमें कुछ सिखाना है तो उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के आधार पे हमें न्यू नॉलेज का भी निर्माण करना चाहिए। न्यू नॉलेज क्या है? प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा होना चाहिए। तो न्यू नॉलेज को सिखाने के लिए जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हमें फाउंडेशन के रूप में यूज करना चाहिए, न्यू के रूप में यूज करना चाहिए। बच्चे के पास पहले से जो ज्ञान है उसी से जोड़ के उसे हमें नया ज्ञान देना है। स्पाइरल करिकुलम की बात आपका जेरोम ब्रूनर करते हैं, लिख लीजिएगा, यदि एग्जाम में आता है तो आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमने अध्ययन कर लिया, खत्म हो गया वो। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हम देखते हैं। मार्गरेट वासबर्न, ये कौन है? ये पहली महिला हैं जिन्होंने साइकोलॉजी से पीएचडी की। यदि आपसे पूछा जाता है कि वो पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने साइकोलॉजी से पीएचडी की, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, तो आपको बताना है मार्गरेट वासबर्न थी। विलियम वुंट की ये शिष्या थी, विलियम वुंट की ये शिष्या थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विलियम वुंट कौन थे? तो विलियम वुंट, आइए हम आपको दिखा देते हैं कौन थे, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, संरचनावाद के जनक किसको बोला जाता है? विलियम वुंट को बोला जाता है। तो ऐसे ही चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ सकें। मार्गरेट वासबर्न एक ऐसी महिला थी जिन्होंने साइकोलॉजी से पीएचडी की, पहली महिला थी। विलियम वुंट की शिष्या थी। विलियम वुंट कौन? तो संरचनावाद के जनक। संरचनावाद क्या बोलता है? मन या मस्तिष्क की संरचना कैसी है, इसका हम अध्ययन करेंगे। और मन का अध्ययन करने के लिए हमें चेतना का अध्ययन करना पड़ेगा कि चेतना की संरचना कैसी है। चेतना की संरचना का अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक मेथड दिया जिसको हम बोलते हैं इंट्रास्पेक्शन मेथड। ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मेथड है, साइकोलॉजी का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, तभी आप एक चीज़ से दूसरे चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे, देन आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे एग्जाम के समय पे। अब ये द एनिमल माइंड इनकी एक पुस्तक है जिसको इन्होंने लिखा था 1894 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला फैक्ट्स क्या है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स किसके जनक हैं? तो प्रकार्यवाद के जनक हैं, फंक्शनलिज्म के जनक हैं, जो ये बोलते हैं कि मस्तिष्क का स्ट्रक्चर क्या है उसको छोड़िए, मस्तिष्क कार्य कैसे करता है हम तो इसका अध्ययन करेंगे। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, बहुत ही फेमस है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम की इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये पुस्तक आपके विलियम जेम्स की है जो प्रकार्यवाद से संबंधित थे। इनकी एक शिष्या थी जिसका नाम था मैरी व्हिटन कॉल्किंस। ठीक, ये अमेरिकन मनोविज्ञान एसोसिएशन की 14वीं प्रेसिडेंट थी। अमेरिकन मनोविज्ञान
एसोसिएशन की 14वीं प्रेसिडेंट थी और ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। इससे पहले जो 13 प्रेसिडेंट थे अमेरिकन मनोविज्ञान एसोसिएशन के, वो पुरुष थे और ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी 14वीं अमेरिकन मनोविज्ञान एसोसिएशन की। इनकी एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनकी एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और ये शिक्षा किसकी है? विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स किससे संबंधित हैं? फंक्शनलिज्म से संबंधित हैं। इसके बाद सिगमंड फ्राइड जो कि आपके साइको एनालिटिकल से संबंधित हैं, स्कूल ऑफ साइको एनालिटिकल, तो उससे संबंधित हैं। इनकी पुस्तक जो है वो एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम है। इन्होंने मन के प्रकार बताए, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन मन पे इन्होंने व्याख्या किया और इड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है उसकी व्याख्या की। ठीक, इनकी जो पुस्तक है वो है एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इसके बाद वुडवर्थ आपके एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। इनका स्टेटमेंट क्या था? फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट माइंड, देन लॉस इट्स कॉन्शसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ अ सॉर्ट। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका हिंदी में अर्थ ये हो जाएगा कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को खोया, फिर उसने मन को खोया और फिर उसने चेतना को खोया। अब जो मनोविज्ञान के पास थोड़ा बहुत बच गया है वो है बिहेवियर। यानी वर्तमान में मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान का वर्तमान में अर्थ निकाला जाता है। तो आई होप आज की ये जो क्लास रही है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैं आपको पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस पर्टिकुलर वीडियो से आएंगे। तो जो क्लास आपके थ्योरी पे ली जा रही है उसको आप अच्छे से देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी वो। और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास कोई आपका पेड नहीं है, इसके लिए हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो बिल्कुल फ्री है, जो कोई आप लोगों की सहायता करने के लिए चलाई जाती है। तो एक बार शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तभी हम मोटिवेट होते हैं और हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ला पाते हैं आपके लिए। तो इसी तरह थ्योरी की क्लास को सपोर्ट करते रहिए और जल्द ही हम लोग आपका लर्निंग वाला चैप्टर अब शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, और इसके बाद हम लर्निंग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का जो ये क्लास है आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। कहीं पे यदि समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अगले क्लास में उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे।